पा रही है तो जरा जल्दी बताएंगे। टेक्निकल इशू लगातार चल रही है और इस कारण से आपको ऐसा महसूस हो रहा होगा, ठीक है। तो चलिए आपसे बात किया जाएगा इसी बार। चलो, मध्यकालीन बिहार बच्चे, हमें एक बार बताना, मुझे लास्ट क्लास तक कहाँ तक हमने बताया था, एक बार बताना राजा राजा सभी को। सिंगम सर कैसे हो आप? सर हम नहीं लेट है सर, क्यों सर आप इतना लेट लग रहे हैं? अरे बच्चा हम लेट नहीं है। यहाँ पर हमारे बीच में और आपके बीच में जो इंटरनेट का जो तालमेल है ना, कंप्यूटर का, साथ साथ में जो टेक्निकल टीम लगी होती है, ठीक है। चलो, आज खान से बहुत वेट करवाए हैं पॉकेट जी, कोई बात नहीं बच्चा, चलो ठीक है। जय, लास्ट क्लास में क्या बताया था एक बार बता देना मुझे, लास्ट क्लास में जो आपको बताए थे एक बार बता देना मुझे, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा बीच में आपको बताया कि हम घर चले गए थे ना, तो इसी कारण से। गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों सभी को, वेरी गुड इवनिंग। सर मैं काला लड़का, बहुत अच्छा, वेरी गुड। अच्छा, मध्यकालीन बताना है तो आप लोगों को हमने बताया होगा कि मध्यकाल की बात अगर किया जाए तो मध्यकालीन, अगर भारत को देखें या बिहार को देखें, तो इसके दो फेज है। जब भी मध्यकालीन के बारे में कहा जाए, मध्यकालीन भारत, और इसी के रेफरेंस में आपको बिहार देखना है। इसी के रेफरेंस में क्या देखना है आपको? बिहार देखना है। तो इसके दो हिस्से आपको देखने के लिए मिलेगा। इसका जो पहला हिस्सा है ना, पहला फेज जो है, अगर इसके बारे में कहा जाए तो यह है दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत, ठीक है। और दूसरा हिस्सा जो है इसमें अगर देखा जाए तो ये जो है ये मुगल काल, मुगल काल, मुगल काल, ठीक है। पहला क्या हिस्सा है इसका? पहला हिस्सा इसका है दिल्ली सल्तनत, दूसरा हिस्सा कौन सा है? मुगल काल। तो दिल्ली सल्तनत में 5 वंश हमने आपको बताया होगा है ना? कौन कौन सा बताया था आपको? एक बताया था आप लोगों को गुलाम वंश, गुलाम वंश। दूसरा बताया होगा आप लोगों को खिलजी वंश, खिलजी वंश। उसके बाद क्या बताया बच्चा? तुगलक वंश, तुगलक वंश। फिर सैयद वंश, फिर लोधी वंश, यहाँ लिख दूं मैं, लोधी वंश। तो ये 5 वंश हमने पहले आपको बताया होगा दिल्ली सल्तनत में, ठीक है। कितने वंश? 5 वंश पहले बताया होगा। आप लोगों को समझ में आ रहा है सबको? ये पिछले क्लास में बताए तो थे हम आपको। दिल्ली, गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद और लोधी, क्लियर सभी को? दूसरा हिस्सा मुगल काल है। तो मध्यकालीन भारत या बिहार अगर कहा जाए तो 1206 से मेनली 1707 तक आपको याद रखना है। 1206 से कहां तक याद रखोगे? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये जो अगर देखा जाए मुगल काल, तो मुगल काल जो चला है, इसमें जो शासक रहेगा ये बाबर, हुमायूं, अकबर, अकबर के बाद जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। इसको नोट डाउन करो सभी लोग, सभी लोग इसको नोट डाउन करो अपने अपने कॉपी में। मध्यकाल 1206 से 1707, इसमें दिल्ली सल्तनत 1206 से लेकर 1526 तक, और मुगल काल मेनली जो आपको याद रखना है 1526 से 1707 तक। क्लियर है सभी को? जल्दी बताना मुझे, क्लियर है सभी को? अरे मेरे प्यारे बच्चे, जब हम यहाँ तक बता देंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे। एक बच्चा कह रहा है कि सर इसका ट्रिक, अरे कुछ नहीं करना है तुम लोगों को, बस जितना बता रहा हूँ पढ़ते चलो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो 2 लपड़ लगा के एकदम नाच के गिर जाओ वहीं पे, 3 दिन भूकंप जैसा लगेगा, ठीक है। पढ़ते चलो चुपचाप, जितना तुम लोगों के पास इतना बुद्धि थोड़ी ना, बैल बुद्धि हो तुम लोग, जितना बोलते वही करो फिलहाल। तो इसमें जो दिल्ली सल्तनत में जो 5 हमने बताया, गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोधी, ये देश के रेफरेंस में जो है, देश जैसे है ना, वो बिहार के रेफरेंस में हम इसमें बताएंगे आपको ये सारे कंटेंट। एक बच्चा कह रहा है सर आपके दादाजी कैसे रहे? कैसे हैं? अरे दादाजी नहीं रहे तभी तो बाल नहीं है, गधा, ठीक है। अब देखो, गुलाम वंश के बारे में कहा जाए 1206 से 1290 तक, खिलजी 1290 से 1320 तक, ठीक है। तुगलक 1320 से लेकर के 1414 तक, और सैयद 1414 से लेकर के 51 तक, और ये 1451 से लेके 1526 तक, ठीक है जी। इधर बाबर के बारे में कहा जाए तो 1526 से लेके 1530 तक, हुमायूं 1530 से लेके 1540 तक, ठीक है। हुमायूं के बाद अकबर 1556 से लेकर के 1605 तक, ठीक है। इसके बीच में हुमायूं जो है दोबारा शासक बने, इसके बीच में सूर्य वंश चला था, आप लोग को पिछले क्लास में बताए थे कि 55 से 56 दोबारा शासक बने थे हुमायूं, और इसके बीच में सूर्य वंश चला। जहांगीर 1605 से लेकर 1627 तक, जहांगीर के बाद शाहजहां 1627 से लेकर के 1627 से लेकर के 1658 तक, ठीक है। शाहजहां के बाद औरंगजेब 1658 से लेकर के 1707 तक। मेनली यहीं तक आपको मुगल कालीन, और मुगल काल में अगर बिहार देखा जाए तो बिहार को हम बता देंगे, ठीक है। एक बार बस ध्यान रखना, पढ़ा नहीं रहे तुमको, समझा रहे हैं, किसी के रेफरेंस में बिहार बताएंगे हम आपको, ठीक है, इसी के रेफरेंस में बिहार बताएंगे हम आपको। क्लियर है ना सभी को? वेरी गुड, इसको नोट डाउन कर लेंगे। और यहीं से हम बिहार को शुरू करते हैं, दिल्ली सल्तनत पहले, सल्तनत कालीन बिहार पहले बताएंगे, सल्तनत काल के दौरान बिहार, ठीक है। हाँ, ये डेट याद रखना जरूरी है रागिनी। आगे बढ़े, अब देखो सल्तनत काल में बिहार को बताएंगे, हो गया ना आप लोगों का? चलो ठीक है, सल्तनत काल के दौरान बिहार, तो सल्तनत कालीन बिहार को एक साथ हम बताएंगे, सल्तनत कालीन बिहार। तो आप लोगों ने सल्तनत काल पढ़ लिया और हिस्ट्री भी पढ़ लिया है, तो बहुत सारे नाम आपको पहले से याद हो गए होंगे, है ना? इंडियन हिस्ट्री में तो पढ़ लिया तुम लोगों ने, जैसा कि तुम लोगों ने अभी कमेंट किया। नहीं भी पढ़ोगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, जितना हम बताएंगे बिहार के रेफरेंस में केवल उतना याद रखना है, ठीक है। क्लियर सभी को? वेरी गुड। देखो, सल्तनत काल के दौरान बिहार के बारे में अगर कहा जाए तो एक बात याद रखना, सल्तनत काल का जो सबसे पहला वंश हमने बताया उसका नाम क्या है? गुलाम वंश। उसका नाम क्या है? गुलाम वंश। तो अगर गुलाम वंश के बारे में अगर कहा जाए तो इस बात को याद रखना है कि इसमें एक शासक है, उसका नाम है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश, इल्तुतमिश जो है, इल्तुतमिश, ठीक है, दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान है, दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान है,
पहला सुल्तान जिसने, ठीक है, बिहार को ठीक है, बिहार को दिल्ली सल्तनत में मिलाया है, दिल्ली सल्तनत में मिलाया। बात को समझना यहाँ से, बिहार जो है अब प्रशासन का केंद्र नहीं रहा मध्यकाल में, तो इसमें क्या होगा, दिल्ली में जो राजा बनेगा, ध्यान से सुनना जो बोल रहे हैं हम, दिल्ली में जो राजा बनेगा वही बिहार को मिलाएगा। और अगर अगर शासक मजबूत रहा, अगर शासक मजबूत रहा तो वैसी स्थिति में बिहार पर आक्रमण करेगा, उसको दिल्ली में शामिल करेगा। बताओ दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन है जो कि बिहार को शामिल किया है? दिल्ली सल्तनत में पहला शासक दिल्ली सल्तनत का कौन है? इल्तुतमिश है। कौन है? इल्तुतमिश है, जिसने बिहार को दिल्ली सल्तनत में शामिल किया। अब जो मान के चलो जो राजा बनेगा दिल्ली में, यहाँ वो बिहार में खुद जाकर के रहने नहीं जाएगा, उसके लिए नियुक्त करेगा वहां पर सूबेदार। क्या नियुक्त करेगा? सूबेदार। सूबेदार समझते हो तुम लोग? देखो पूरा अगर मध्यकाल पढ़ोगे तो दो नाम बार बार मिलेगा, एक मिलेगा आपको सूबेदार और एक मिलेगा आपको जागीरदार। ठीक है जी, एक मिलेगा सूबेदार और एक क्या मिलेगा? जागीरदार। सूबेदार का मतलब होता है उस पूरे प्रांत का कानूनी प्रमुख व्यक्ति, जिस सूबे के बारे में कई बार पेपर में देखते हो तुम लोग ऐसे लिखा रहता है आज सूबे में सर्वाधिक ठंड, तो सूबा के बारे में बताया, पूरा क्षेत्र के बारे में इस समय समझना कि सूबा मतलब थोड़ा प्रांत के जैसा है ना, जिला से थोड़ा बड़ा प्रांत के जैसा, पूरा एक प्रादेशिक क्षेत्र जो है आपका कहा जाएगा। तो इसमें अगर देख लिया जाए तो सूबेदार का मतलब क्या होता है? उस पूरे प्रांत का या सूबे का कानूनी प्रमुख, सूबे का कानूनी प्रमुख व्यक्ति इसका मतलब होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? सूबे का कानूनी प्रमुख व्यक्ति होता है, कानूनी प्रमुख व्यक्ति होता है। दूसरा जागीरदार मिलेगा आपको बार बार, कई बार देखते हो रोड पर दो लोग एक साथ जा रहे इकट्ठे लड़ गए, मोटरसाइकिल वाला ऑटो वाला को मार के धक्का, दोनों में धक्का लग गया, तो कई बार देखते हो ऐसे बोलते हैं दूसरे को तुम्हारे बाप का जागीर है क्या? बात समझ में आ रहा है? रोड पे क्या बोलते हैं? मान लो रोड पर तुम कहीं पर कुछ ऐसा बदमाशी करना शुरू कर दो तो अगला बोलेगा तुमको तुम्हारे बाप का जागीर है क्या, ऐसा सुने हो ना तुम लोग? तो ये पता है क्या होता है? जागीर। जागीर मतलब होता है ऐसा एक मालिकाना हक। जागीरदार, जागीरदार का मतलब किसी जमीन पर भूभाग पर मालिकाना हक होना। तो इसमें जागीरदार का काम क्या होता था? जागीरदार का काम होता था कि भू राजस्व को जमा करके, ठीक है, भू राजस्व को जमा करके राजा को सौंप देना। भू राजस्व को, जमीन के ऊपर लगने वाला टैक्स को जमा करके और किसको सौंप देना? राजा को सौंप देना। इसको क्या कहते थे? इसी को जागीरदार, भू राजस्व, भू राजस्व को जमा करने वाला या जमीन पर मालिकाना हक, जमीन पर मालिकाना हक होना, यही जो है आपका जागीरदार। एक बच्चा लिख रहा है जमींदार। मेरे प्यारे लल्ले, जमींदार की चर्चा हम करेंगे मॉडर्न टाइम पे, ठीक है, मेडिवल टाइम पर नहीं। मेडिवल टाइम जो होगा, जो भी बता रहे राजा, राजा कभी भी जमींदार नहीं जागीरदार बनाएगा। जब अंग्रेज आएगा, अंग्रेजों का शासनकाल चलेगा, तब जमींदार आएगा मेरे प्यारे लल्ले। ठीक है, क्लियर नहीं क्लियर है? तो सूबेदार और जागीरदार आप लोग समझ गए होंगे। अब आगे देखिएगा, इल्तुतमिश जब बिहार को दिल्ली सल्तनत में शामिल कर दिया, इल्तुतमिश जब बिहार को दिल्ली सल्तनत में शामिल कर दिया, तो इस समय याद रखना कि बिहार में इसने एक सूबेदार नियुक्त किया है। ये तो समझा रहे थे तुम लोगों को हम, सूबेदार क्या होता है। तो एक सूबेदार नियुक्त किया है और सूबेदार का नाम है मलिक जानी। क्या नाम है? मलिक जानी। तो बिहार में नियुक्त होने वाला भी सबसे पहला, ठीक है, सूबेदार अगर कहा जाए तो इसका नाम है मलिक जानी। इल्तुतमिश ने बिहार में, कहाँ बोला हमने? बिहार में मलिक जानी को नियुक्त किया, मलिक जानी को नियुक्त किया सूबेदार। बिहार में नियुक्त होने वाला ये सबसे पहला सूबेदार भी था। ठीक है, बिहार में नियुक्त होने वाला सबसे पहला सूबेदार कौन था? मलिक। सर कैप बेकार लगता है आप पर, मेरे प्यारे लल्ले बाल नहीं है वो और बेकार लगेगा, इसलिए कम बेकार जिसमें लगे वही चीज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, बाकी कैप तो हमको भी पसंद नहीं है, कभी हम खुद नहीं पहनना चाहते थे और ना पहनना चाहते हैं, समझ में आ रहा है? लेकिन कई बार, जैसे कई बार छोटी मोटी समस्या है, कोई बड़ी समस्या है तो छोटी समस्याएं को छुप जाते हैं अपने आप। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आगे देखना, इल्तुतमिश ने बिहार में मलिक जानी को बिहार में सूबेदार नियुक्त किया। बिहार में नियुक्त होने वाला पहला सूबेदार बताओ कौन है? बिहार में दिल्ली सल्तनत के द्वारा नियुक्त पहला सूबेदार, नियुक्त पहला सूबेदार, और इसी का नाम है मलिक जानी। मलिक किसने नियुक्त किया है? इल्तुतमिश ने। इसने किया जी, इल्तुतमिश के द्वारा। ठीक है, बहुत अच्छा, वेरी गुड। आगे देखिएगा, मेरी बात को समझिएगा। एक शासक है उसका नाम है बलबन। इसी आपका जो है अगर देखा जाए तो गुलाम वंश का शासनकाल चल रहा था, उसी में शासक है बलबन। ठीक है, तो बलबन से क्या याद रखोगे? बलबन, बलबन ने दक्षिण बिहार को जीता था, दक्षिण बिहार को जीता, विशेष करके वर्तमान का देखा जाए तो गया का क्षेत्र, और इसको दिल्ली सल्तनत में मिलाया था। मेरे प्यारे लल्ले, जिसको समझ में नहीं आ रहा है, आप एक बार ना हिस्ट्री को पढ़ लेंगे, मेडिवल इंडिया को, तो ये सारे शासक अपने आप आपको क्रम से याद हो जाएगा। देखो मध्यकाल में जब दिल्ली में मजबूत शासक बैठा रहेगा तो बिहार पर आक्रमण करेगा, इसको बिहार को दिल्ली में शामिल करेगा। जब दिल्ली का शासक कमजोर हो जाएगा, वो क्या होगा? बिहार स्वतंत्र हो जाएगा। कई बार क्या होगा, बिहार की तरफ बंगाल है तो बंगाल के कुछ शासक रहेंगे, वो बंगाल के शासक जो है इसमें शामिल हो जाएंगे। क्लियर सभी को? समझ में आ रहा है सभी को? तो गया का क्षेत्र जीता था तो ये बलबन ने। तो जब भी मजबूत शासक रहेगा दिल्ली में तो बिहार को शामिल कर लेगा दिल्ली सल्तनत में, जब कमजोर रहेगा तो बिहार स्वतंत्र हो जाएगा। कई बार बिहार को बंगाल में मिलाया जाएगा, कई बार आधा बिहार दिल्ली में, आधा बिहार बंगाल में मिला हुआ रहेगा। समझ में आ रहा है? आगे देखिए इस बात को समझिए। बलबन ने दक्षिण बिहार को जीता और गया का क्षेत्र जो है उसमें शामिल। बलबन के शासनकाल में बंगाल में जबरदस्त विद्रोह हुआ था तुगरील खान का, तो वो बिहार का पूर्वी हिस्सा भी था और उसमें बंगाल भी था। बलबन के शासनकाल में, बलबन के शासनकाल में तुगरील खान, एक व्यक्ति का नाम है तुगरील खान, ने विद्रोह किया, विद्रोह किया। बलबन के शासनकाल में तुगरील खान ने विद्रोह किया। क्लियर सभी को? तुगरील खान, इसका नाम क्या है जी? तुगरील खान ने विद्रोह किया। आगे बढ़े हम लोग, और इसको देखना, इसमें बस इतना ही, गुलाम वंश के बाद खिलजी वंश आपका आएगा। तो
उस समय एक शासक आएगा अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी बिहार का अभियान चलाया था, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी ने बिहार अभियान के लिए, बिहार जीतने अभियान के लिए, ठीक है, तुम लोग को इतना समझ में नहीं आता है, ठीक है। एक व्यक्ति और इसका नाम है इस्माइल खां। इस्माइल खां को दरभंगा भेजा, दरभंगा भेजा। बताओ अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति का नाम क्या है? इस्माइल खां, ठीक है। क्लियर है सभी को? इस बात को एकदम ध्यान से सुनो सारे बच्चे। अलाउद्दीन खिलजी जो है किसको भेजा है? इस्माइल खां को भेजा। इस्माइल खां को कहाँ? दरभंगा। यहाँ का जो शासक है उस शासक का नाम है सक्र सिंह, ठीक है। इस्माइल खां के शासक में कौन लड़ेगा? सक्र सिंह, ठीक है। दोनों के बीच में युद्ध होगा। आपसे ये प्रश्न पूछा जाएगा और पहले पूछा हुआ भी प्रश्न है, ठीक है। दरभंगा का शासक कौन है जी? दरभंगा का शासक जो है, दरभंगा का शासक सक्र सिंह और इस्माइल खां, दोनों के बीच में लड़ाई हुआ है, युद्ध हुआ है। इस युद्ध में एक में सक्र सिंह जीता पहले, फिर दोबारा लड़ाई हुआ, ठीक है। और दोबारा लड़ाई हुआ तो उसके बाद जो है इसमें कौन जीत गया? दूसरा दोबारा जब लड़ाई हुआ तो उसमें कौन जीत गया? उसमें जीत गया सक्र सिंह नहीं बल्कि इस्माइल खां जीत गया। दोनों के बीच में जबरदस्त संधि हुआ है। तो अब जो है यहाँ पर दरभंगा का राजा जो है वो अलाउद्दीन खिलजी का झंडा का प्रयोग करेगा और यही झंडा का प्रयोग करके यहाँ पर शासन व्यवस्था को चलाएगा। क्लियर सभी को? जल्दी बताएं मुझे, इतना देखेंगे एक बार आप इसको बोर्ड को अच्छे से। ठीक है, एक लिखा है, क्या लिखते हैं सर? यही कि आम का अचार कैसे लगाया जाता है, यही लिखते हैं। जब अपनी जुबान से हम बोल रहे हैं, ठीक है, फिर उसके बाद आप उसी बात को यहाँ लिख रहे हैं, उसके बाद आधा नींद में जो जैसे घूमते रहते हैं आप, ऐसे है ना कि नींद चल रहा है आपका, फिर पढ़ भी ले रहे हैं, तो कैसे काम चलेगा जी? दोनों के बीच में हुआ, क्लियर सभी को? और जब इस बीच में ये घटना देखने को मिला, चलो आगे देखते हैं, आगे बढ़ना। दोनों के बीच में फिर आगे चलकर संधि हो गया, दोनों के मध्य में संधि हो गया, ठीक है। आगे देखना, तुगलक वंश का जब शासनकाल आता है तब की बात करेंगे हम। तुगलक वंश के शासनकाल के बारे में हम बात करेंगे। तुगलक वंश के बारे में कहा जाए तो तुगलक वंश के शासनकाल में सबसे पहला शासक है गयासुद्दीन तुगलक। और गयासुद्दीन तुगलक भी बिहार जीतने आया था। गयासुद्दीन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक ने 1324 ईस्वी में आक्रमण किया कर्नाट वंश पर। पहले बताया तुम लोगों को हमेशा, कर्नाट वंश पर आक्रमण किया। इसका मतलब सर देखो, जो बिहार को तुम अभी देखते हो ना, कि बिहार का जो उत्तरी भाग है, यहाँ पर कर्नाट वंश का शासनकाल था। किसका था? यहाँ पर कर्नाट वंश का शासनकाल चल रहा था। बिहार का उत्तर मिथिला विदेह का क्षेत्र और नेपाल का क्षेत्र। और यहीं का एक शासक है जिसका नाम है हरि सिंह। क्या नाम है? हरि सिंह। तो जब 1324 ईस्वी में गयासुद्दीन तुगलक आक्रमण किया तो हरि सिंह के खिलाफ ये युद्ध हुआ और इसमें हरि सिंह का हार हो गया, ठीक है। जब हरि सिंह का हार हो गया तो इसमें हरि सिंह जो है वो छोड़ करके और वापस चला गया नेपाल। तो 1324 ईस्वी में कर्नाट वंश पर आक्रमण गयासुद्दीन तुगलक का, और इसी में हमने बताया हरि सिंह का हार हो गया। किसका हार हो गया? ठीक है, हरि सिंह का हार हुआ और नेपाल चला गया, नेपाल चला गया। सर ये बिहार आकर हम लोगों को मुश्किल कर दिया है, तुम्हारी रीति का कहना है। अच्छा ये सभी बिहार आके मुश्किल कर दिया, ओफो। ठीक है, तो देखना गयासुद्दीन तुगलक एक शासक है और इसका नाम है मोहम्मद बिन तुगलक। तो मोहम्मद बिन तुगलक जो है बिहार का राजधानी बिहार शरीफ को बनाया है। मोहम्मद बिन तुगलक, तुगलक ने बिहार का राजधानी क्या बनाया? बिहार का राजधानी बिहार शरीफ बनाया, बिहार शरीफ बनाया। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, तुगलक वंश के शासनकाल में बिहार का राजधानी कहाँ है? आपसे पूछा जाएगा, तुगलक वंश के शासनकाल में बिहार का राजधानी कहाँ है जी? कमेंट करो सभी लोग। तुगलक वंश के शासनकाल में बिहार का राजधानी कहाँ है? कमेंट करिए। सर ये गयासुद्दीन का बेटा है क्या? बिल्कुल बच्चा, गयासुद्दीन तुगलक का बेटा है जिसका नाम है मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक, इसने बिहार का राजधानी बनाया है बिहार शरीफ को, बिहार। ठीक है, समझ में आया सभी को? बिहार शरीफ। ये हुई ना बात, आप लोगों ने दे दिया जवाब और बोगम्बो खुश हुआ, ठीक है। आप लोगों ने दे दिया जवाब, ठीक है। बिहार का राजधानी बिहार शरीफ था कब? तो तुगलक वंश के शासनकाल में, ठीक है। अब याद रखना, मोहम्मद बिन तुगलक ने जो कारनामा किया है, मोहम्मद बिन तुगलक, MBT, मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक ने दरभंगा का नाम, दरभंगा का नाम तुगलकपुर, तुगलकपुर, ठीक है। दरभंगा का नाम क्या रखा? तुगलकपुर। तथा तिरहुत का नाम समझते हो? तिरहुत समझते हो क्या है? जो बिहार का उत्तरी और पश्चिमी भाग है तिरहुत है, तो ये तिरहुत का नाम बदल करके और तुगलकाबाद कर दिया, तुगलकाबाद कर दिया, ठीक है। तुगलकाबाद कर दिया कि जी तुगलक काल के शासनकाल में
दरभंगा का नाम तुगलकपुर किसने किया है? मोहम्मद बिन तुगलक ने। तिरहुत का नाम तुगलक का बात कर दिया। और इसी ने बिहार की राजधानी को कहाँ बनाया है? बिहार शरीफ बनाया है। बिहार की राजधानी से राजधानी को बिहार शरीफ बनाया। हम बिहार के बारे में बताएंगे ना केवल बच्चा, दिल्ली से दौलताबाद बिल्कुल बनाया है। हम केवल बिहार के बारे में बताएंगे, बात है आपको, ठीक है। इसके बाद सैयद वंश का शासनकाल। तो सैयद वंश के शासनकाल में बिहार में कोई परिवर्तन विशेष नहीं हुआ है। सैयद वंश के दौरान बिहार पर आक्रमण नहीं किया गया, बिहार पर आक्रमण नहीं हुआ है। इसके बाद जब शासनकाल आएगा तो आपका होगा लोधी वंश। और लोधी वंश से कुछ बातें याद रखना है। लोधी वंश आप लोगों को पता होना चाहिए कि यह एक अफगानी वंश है। क्या है ये? अफगानी वंश। इसका मतलब क्या होता है सर? इसका मतलब यही होता है कि अफगानिस्तान के लोग हैं ये। कहाँ के? अफगानिस्तान। अब भारत को देखना, कि भारत के ऊपर का ये हिस्सा पाकिस्तान का है और पाकिस्तान के ऊपर का हिस्सा अफगानिस्तान का है। तो अफगानिस्तान ओरिजिन है लोधी वंश का, और इसी कारण से इसमें क्या बोला हमने? अफगानिस्तान या अफगानी। तो भारत में पहला अफगानी वंश स्थापित हुआ है जो कि है लोधी वंश। कौन सा वंश है जी? लोधी वंश। अब ध्यान से देखिएगा, लोधी वंश में एक शासक है जिसका नाम है सिकंदर लोधी। का नाम क्या है? सिकंदर लोधी। तो सिकंदर लोधी ने एक सेनापति को भेजा है बिहार के क्षेत्र में। सिकंदर लोधी ने दरिया खां नुहानी को, दरिया खां, देखो बच्चा मध्यकालीन थोड़ा सा तेजी से फास्ट निकालेंगे, एक प्रश्न पूछेगा आपसे या तो वो भी नहीं पूछेगा, ठीक है। तो देखो, लोधी वंश में तो पहला शासक है बहलोल लोधी जो स्थापना किया है, फिर सिकंदर लोधी भी है, उसके बाद इब्राहिम लोधी भी है। पर बिहार के रेफरेंस में जो आपको है उसमें सिकंदर लोधी को आपको याद रखना है विशेष करके। तो सिकंदर लोधी ने दरिया खां नुहानी को, दरिया खां नुहानी को जौनपुर भेजा था। तो जौनपुर तुम लोग अगर देखोगे तो जौनपुर जो है ये बिहार के ठीक पश्चिम में आपको दिखेगा, उत्तर प्रदेश में। तो बिहार कहीं पर है तो उसको ये आपके है ना पश्चिम की ओर दिखेगा आपको, ये उत्तर प्रदेश में दिखेगा। तो जौनपुर भेजा और यहाँ का जो शासन था जौनपुर में वो सरकी वंश का था। बताओ तो जौनपुर में शासन चल रहा है जो सरकी वंश का, सरकी वंश का शासन, सरकी वंश का शासन, ठीक है। सर जी पूजा को टीचर बनना है, प्लीज इनका क्लास लगाइए, नंबर निवेदन है। तो तुम क्यों बता रहा है हमारी टीचर बनना? तो टीचर बनेगी, क्या दिक्कत है? बन जाएगी, कर लो बीएड सरकारी टीचर बन जाना, स्कूल में पढ़ाते रहना। हाँ, हम लोग के जैसे बनना है अगर, तो हम लोग के जैसे टीचर मत बनो। मास्टर को यहाँ बहुत तकलीफ है, तकलीफ नहीं है मतलब तकलीफ इसको क्या कहोगे, पर देखो सोच समझ लो, हम तो कहेंगे यही बस। क्या? सबका अपना पसंद है, जिनको जो पसंद है आप वही करिए। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रहा है? जिनको पसंद है बिल्कुल वही करेंगे आप, एकदम निश्चिंत होकर के। जीवन देखो, सफलता का मतलब क्या है? जिस कार्य को करने में आप खुश रहते हैं, तो आप समझिए सफल व्यक्ति है, सक्सेसफुल है। आप एसडीएम बन गए और एकदम रात दिन आपको जो है परेशानी परेशानी लगता है, आप थोड़ा सा ऐसा लगता है कि आप महसूस करते हैं कि आप किसी कोई आपको डोमिनेट कर रहा है, कहीं आप परेशान है, फिर आप सफल नहीं है, समझ लीजिए आप टेंशन में रहते हैं। तो बाकी आप जो भी प्रोफेशन को चूज करेंगे अगर आप खुश हैं। नेहा कहती है सर मेरा कमेंट आपको नहीं दिखता है, ऐसे गुस्सा करेंगे तो फिर पक्का नहीं दिखेंगे आगे, पढ़ो आगे, तुम लोग बस कमेंट ही करते रहते हो, बदमाश। देखो, सिकंदर लोधी ने, सिकंदर लोधी ने दरिया खान रूहानी को भेजा, कहाँ भेजा? जौनपुर। और जौनपुर में चल रहा था सरकी वंश। जो जौनपुर है, तो ये जौनपुर के साथ बिहार में भी ये सरकी वंश था। देखो अभी हमने भी कहा था कि बिहार के ये पश्चिम में ही जौनपुर दिखेगा, तो ये जौनपुर है और यहाँ बिहार है। तो जौनपुर के साथ बिहार में भी ये वंश था और इसका नाम था सरकी वंश। क्या नाम था जी? सरकी वंश। ये सरकी वंश में जो है यहाँ का जो शासक था इसका नाम था हुसैन शाह सरकी। सरकी वंश का शासन और इसका शासक का नाम है हुसैन शाह सरकी। हुसैन शाह सरकी याद रहेगा आप लोग को, हुसैन शाह सरकी। तो यहाँ पर दरिया खान नुहानी जब भेजा गया जौनपुर में, तो हुसैन शाह सरकी को हरा दिया। किसको हरा दिया? हुसैन शाह सरकी को हरा दिया। और यहाँ पर बिहार में नुहानियों का शासन शुरू हुआ दरिया खान नुहानी से। इसको हरा दिया गया, हुसैन शाह सरकी की हार हो गई, इसकी हार हो गई और बिहार में नुहानी वंश की स्थापना हुई। बिहार में नुहानी वंश की स्थापना हुआ। और इस प्रकार से अगर देखा जाए बिहार में, ठीक है, नुहानी वंश, सबसे पहला शासक बताओ कौन सा है? दरिया खान नुहानी। तो जब तक दरिया खान नुहानी जिंदा था, तो दरिया खान नुहानी जो है जब तक जिंदा था तब तक अगर देखा जाए तो ये लोदियों के सामंत बन करके काम किया था। दरिया खान नुहानी का बेटा का नाम है बहार खान नुहानी, ठीक है। दरिया खान नुहानी का बेटा का नाम क्या है? बहार खान नुहानी। बिहार में नुहानी वंश की स्थापना दरिया खान नुहानी के द्वारा। किसके द्वारा? लेकिन अगर देखा जाए तो ये दरिया खान नुहानी, ठीक है, दरिया खान नुहानी जो है लोदियों के सामंत बन करके, लोदियों के नियंत्रण में शासन किया। समझ में आ रहा है? यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे देखना। दरिया खान नुहानी का पुत्र क्या है? बहार खान नुहानी। दरिया खान नुहानी का बेटा, दरिया खान नुहानी का पुत्र, नुहानी का पुत्र, और इसका नाम क्या बताना तुम लोग? बहार खान नुहानी। बहार खान नुहानी एक स्वतंत्र शासक बना है, स्वतंत्र शासक बना है। किससे? तो ये लोदियों से। और इस कारण से इसको जो है नुहानी वंश के वास्तविक संस्थापक माने जाएंगे। नुहानी वंश के वास्तविक संस्थापक कौन है? बहार खान नुहानी, नुहानी वंश का वास्तविक संस्थापक। तो नुहानी वंश का जो शासन है ना, वो जौनपुर यानी उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार तक है। सर ये सब एग्जाम में आएगा, बिल्कुल आएगा, तभी तो बता रहे हैं। पूजा का कहना है हाँ मैं भी 71 पीटी दूंगी 50,000 के लिए। पूजा तुम पहले पढ़ करके पीटी निकालो पहले बढ़िया से, समझी? तो पहले ख्याली पुलाव मत पकाओ तुम, ख्याली पुलाव पकाने से कुछ नहीं होगा। जब ये स्वतंत्र शासक बना बहार खान नुहानी, तो इसको एक उपाधि मिला है और इसका जो उपाधि है इसका नाम है मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह का उपाधि। कौन सा उपाधि जान के? मोहम्मद शाह।
एक बार एक बात होती है, बात क्या होती है ध्यान से समझिएगा। बहार खान नुहानी के यहाँ नौकरी करता था एक व्यक्ति, उसका नाम था फरीद खां। फरीद खां रक्षा कर रहा होता है बहार खान नुहानी और उसके पुत्र को। इसी समय फरीद खां एक शेर दिखा और जान का रक्षा करते हुए बहार खान नुहानी को इस समय फरीद खां ने शेर को मार गिराया। मार गिराया, फरीद का कोई और नहीं है, शेरशाह सूरी है। शेरशाह सूरी है। तो जब मार गिराया तो इसी कारण से बहार खान नुहानी ने उसको एक उपाधि दिया है शेर खां का। इसका शेर खां का उपाधि दिया है। तो बहार खान नुहानी का रक्षा कर रहा है शेरशाह सूरी। सामने शेर आता है, शेर को मार गिराता है और बहार खान नुहानी चूंकि राजा है तो इसी कारण से कौन सा उपाधि, शेर खां का उपाधि दिया है। ठीक है, तो बहार खान नुहानी के द्वारा बहार खान ने शेरशाह सूरी को शेरशाह सूरी को शेर खां का उपाधि दिया। कौन सा उपाधि दिया, शेर खां का उपाधि दिया। शेर खां का उपाधि, कौन सा उपाधि दिया है, शेर खां का उपाधि दिया। किसने दिया बताओ मुझे, बहार खान नुहानी ने। बहार खान नुहानी ने। क्लियर सभी को। ये शेरशाह सूरी और कोई नहीं है, फरीद खां ही है। इसका बचपन का नाम फरीद खां है। इसी का नाम बचपन का क्या है, फरीद खां। छोटा में इसका नाम था फरीद। हाँ बताओ जी क्या नाम है, फरीद खां। बहार खान नुहानी ने शेरशाह सूरी को शेर खां का उपाधि दिया था। क्लियर सभी को। ऑल राइट। इसका बेटा का नाम था जलाल खां, बाद में छोड़ करके भाग गया यहाँ। नुहानी वंश एक अफगानी वंश है। ये एक अफगानी मुसलमानी है सभी के सभी। ठीक है, ये क्या है, अफगानी है। कैसा मुसलमानी है, सब अफगानी है। ये भी अफगानिस्तान का है। ये सभी कैसा है, अफगानिस्तान। तो नोट डाउन कर लो, लिखो सभी लोग, लिखना सभी लोग लिखो, लिखो सभी लोग। शेरशाह सूरी पढ़ाएंगे बच्चे आगे, बिहार में अफगानी वंश पढ़ाएंगे फिर से आगे। भूख लग गई है सर, दीजिए। हाँ लिखो ना, पहले तुम लिखो तब तो। लिख तो रहा नहीं है, लिख लो कम से कम। सर पूरा खानदान पूछेगा, हाँ पूछेगा इसमें। आपको देखना, बिहार में अफगानी सत्ता का संस्थापक माना जाता है नुहानियों को। बिहार में अफगानी सत्ता का संस्थापक किसको माना जाता है बताना, नुहानियों को। बिहार में अफगानी सत्ता का स्थापना जो हुआ है नुहानियों के द्वारा हुआ है। किसके द्वारा, नुहानियों के द्वारा। सर मैं काला लड़का जौनपुर का हूँ। बहुत अच्छी बात है, ठीक है। जल्दी से पढ़ के नौकरी ले लो, तुम्हारा आगे का जो जनरेशन बदल जाएगा। ठीक है, तुम काले हो, बाल बच्चे फिर काले नहीं होंगे। हालांकि विशेष सुविधाएं हैं काला लड़का को मेरी तरफ से, प्रोत्साहन भी है, लेकिन फिर भी एक मोटिवेशन के तौर पर तुमको हम यही देंगे, पढ़ लिख के नौकरी लो। नौकरी के बाद तुम्हारा जनरेशन आगे जो है काला लड़का भी गोरा होगा। दिक्कत नहीं है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बढ़िया से शादी विवाह करोगे तो इसी तो होगा। चलो देखो आगे, यहाँ देखना, यहाँ देखना। बिहार में देखो तुम लोग क्या कह रहे हैं लिखना। अरे बड़ा बोर्ड है इसलिए लिखते हो, तुमको छोटा दिखता है। कल से दूसरे क्लास में शुरू से लेंगे हम, उसमें छोटा बोर्ड लगा उस पर लिखेंगे। बिहार में अफगानी सत्ता का स्थापना रूहानियों के द्वारा किया गया। किसके द्वारा, रूहानियों के द्वारा किया गया। बिहार में अफगानी सत्ता का स्थापना रूहानियों के द्वारा किया गया। क्लियर सभी को। हाँ वेरी गुड। तो कल से मेरे प्यारे बच्चे आप लोग को बताएंगे मुगल कालीन बिहार। कल की जो क्लास में हम आपसे डिस्कस करेंगे वो क्या होगा, मुगल कालीन बिहार। क्या होगा, मुगल कालीन, मुगल कालीन बिहार। ये क्या डिस्कस करेंगे हम आपसे कल। चलो कोई सवाल है तो बिल्कुल आप पूछेंगे। चांदनी करी सर मेरा कमेंट नहीं देखते हैं, पूर्वा कहती है सर मेरा कमेंट नहीं देखते हैं, लगता है ज़्यादा बच्चे हैं। चलो ठीक है, थैंक यू सो मच। आज के लिए आप लोगों की क्लास को हम यहीं तक रहने देते हैं। सर अब बिहार स्पेशल की कोई भी बिहार स्पेशल। थैंक यू। गुड इवनिंग सभी प्यारे बच्चों को, वेरी गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी, मेरी आवाज़ अच्छे से पहुंच पा रही है तो जरा जल्दी बताएंगे। टेक्निकल इशू लगातार चल रही है और इस कारण से आपको कैसे महसूस हो रहा होगा, ठीक है। तो चलिए आपसे बात किया जाएगा इसके बाद। चलो मध्यकालीन बिहार बच्चे, हमें एक बार बताना मुझे लास्ट क्लास तक कहाँ तक हमने बताया था, एक बार बताना राधे राधे सभी को। सिंगम सर कैसे हो आप। सर हम नहीं लेट है सर, क्यों सर आप इतना लेट लग रहे हैं। अरे बच्चा हम लेट नहीं है, यहाँ पर हमारे बीच में और आपके बीच में जो इंटरनेट का जो तालमेल है ना, कंप्यूटर का, और साथ साथ में जो टेक्निकल टीम लगी होती है। ठीक है, चलो आज खान से बहुत वेट करवाए हैं पॉकेट जी, कोई बात नहीं बच्चा, चलो ठीक है। जय, लास्ट क्लास में क्या बताया था एक बार बता देना मुझे, लास्ट क्लास में जो आपको बताए थे एक बार बता देना मुझे, ठीक है। क्योंकि थोड़ा सा बीच में आपको बताया कि हम घर चले गए थे ना, तो इसी कारण से। गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों सभी को, वेरी गुड इवनिंग। सर मैं काला लड़का, बहुत अच्छा, वेरी गुड। अच्छा मध्यकालीन बताना है तो आप लोगों को हमने बताया होगा कि मध्यकाल की बात अगर किया जाए तो मध्यकालीन अगर भारत को देखे या बिहार को देखे तो इसके दो फेज है। जब भी मध्यकालीन के बारे में कहा जाए, मध्यकालीन भारत, और इसी के रेफरेंस में आपको बिहार देखना है।
इसी के रेफरेंस में क्या देखना है आपको, बिहार देखना है। तो इसके दो हिस्से आपको देखने के लिए मिलेगा। इसका जो पहला हिस्सा है ना, पहला फेज जो है, अगर इसके बारे में कहा जाए तो यह है दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत, ठीक है। और दूसरा हिस्सा जो है इसमें अगर देखा जाए तो ये जो है ये मुगल काल, मुगल काल, मुगल काल, ठीक है। पहला क्या हिस्सा है इसका, पहला हिस्सा इसका है दिल्ली सल्तनत, दूसरा हिस्सा कौन सा है, मुगल काल। तो दिल्ली सल्तनत में 5 वंश हमने आपको बताया होगा है ना, कौन कौन सा बताया था आपको, एक बताया था आप लोगों को गुलाम वंश, गुलाम वंश, दूसरा बताया होगा आप लोगों को खिलजी वंश, खिलजी वंश, उसके बाद क्या बताया बच्चा, तुगलक वंश, तुगलक वंश, फिर सैयद वंश, फिर लोधी वंश, यहाँ लिख दूं मैं, लोधी वंश। तो ये 5 वंश हमने पहले आपको बताया होगा दिल्ली सल्तनत में, ठीक है। कितने वंश, 5 वंश पहले बताया होगा आप लोगों को, समझ में आ रहा है सबको, ये पिछले क्लास में बताए तो थे हम आपको, दिल्ली गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद और लोधी, क्लियर सभी को। दूसरा हिस्सा मुगल काल है। तो मध्यकालीन भारत या बिहार अगर कहा जाए तो 1206 से मेनली 1707 तक आपको याद रखना है। 1206 से कहां तक याद रखोगे, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये जो अगर देखा जाए मुगल काल, तो मुगल काल जो चला है इसमें जो शासक रहेगा ये बाबर, हुमायूं, अकबर, अकबर के बाद जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। इसको नोट डाउन करो सभी लोग इसको नोट डाउन करो अपने अपने कॉपी में। मध्यकाल 1206 से 1707, इसमें दिल्ली सल्तनत 1206 से लेकर 1526 तक, और मुगल काल मेनली जो आपको याद रखना है 1526 से 1707 तक। क्लियर सभी को, जल्दी बताना मुझे, क्लियर सभी को। अरे मेरे प्यारे बच्चे, जब हम यहाँ तक बता देंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे। एक बच्चा कह रहा है कि सर इसका ट्रिक, अरे कुछ नहीं करना है तुम लोगों को, बस जितना बता रहा हूँ पढ़ते चलो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो 2 लपड़ लगा के नाच के गिर जाओ वहीं पे 3 दिन भूकंप जैसा लगेगा, ठीक है। पढ़ते चलो चुपचाप, जितना तुम लोगों के पास इतना बुद्धि थोड़ी ना, बैल बुद्धि हो तुम लोग, जितना बोलते वही करो फिलहाल। तो इसमें जो दिल्ली सल्तनत में जो 5 हमने बताया, गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोधी, ये देश के रेफरेंस में जो है, देश जैसे है ना, बिहार के रेफरेंस में हम इसमें बताएंगे आपको ये सारे कंटेंट। एक बच्चा कह रहा है सर आपके दादाजी कैसे हैं, कैसे हैं? अरे दादाजी नहीं रहे तभी तो बाल नहीं है गधा, ठीक है। अब देखो गुलाम वंश के बारे में कहा जाए 1206 से 1290 तक, खिलजी 1290 से 1320 तक, ठीक है। तुगलक 1320 से लेकर के 1414 तक, और सैयद 1414 से लेकर के 51 तक, और ये 1451 से लेकर 1526 तक, ठीक है जी। इधर बाबर के बारे में कहा जाए तो 1526 से लेकर 1530 तक, हुमायूं 1530 से लेकर 1540 तक, ठीक है। हुमायूं के बाद अकबर 1556 से लेकर के 1605 तक, ठीक है। इसके बीच में हुमायूं जो है दोबारा शासक बने, इसके बीच में सूर्य वंश चला था, आप लोग को पिछले क्लास में बताए थे कि 55 से 56 दोबारा शासक बने थे हुमायूं, और इसके बीच में सूर्य वंश चला। जहांगीर 1605 से लेकर 1627 तक, जहांगीर के बाद शाहजहां 1627 से लेकर के 1658 तक, ठीक है। शाहजहां के बाद औरंगजेब 1658 से लेकर के 1707 तक। मेनली यहीं तक आपको मुगल कालीन, और मुगल काल में अगर बिहार देखा जाए तो बिहार को हम बता देंगे, ठीक है। एक बार बस ध्यान रखना, पढ़ा नहीं रहे तुमको, समझा रहे हैं, किसी के रेफरेंस में बिहार बताएंगे हम आपको, ठीक है, इसी के रेफरेंस में बिहार बताएंगे हम आपको, क्लियर है ना सभी को, वेरी गुड। इसको नोट डाउन कर लेंगे, और यहीं से हम बिहार को शुरू करते हैं। दिल्ली सल्तनत पहले, सल्तनत कालीन बिहार पहले हम बताएंगे, सल्तनत काल के दौरान बिहार, ठीक है। हाँ ये डेट याद रखना जरूरी है रागिनी। आगे बढ़े, अब देखो सल्तनत काल में बिहार को बताएंगे, हो गया ना आप लोगों का, चलो ठीक है। सल्तनत काल के दौरान बिहार, तो सल्तनत कालीन बिहार को एक साथ हम बताएंगे, सल्तनत कालीन बिहार। तो आप लोगों ने सल्तनत काल पढ़ लिया और हिस्ट्री भी पढ़ लिया है, तो बहुत सारे नाम आपको पहले से याद हो गए होंगे, है ना। इंडियन हिस्ट्री में तो पढ़ लिया तुम लोगों ने, जैसा कि तुम लोगों ने भी कमेंट किया। नहीं भी पढ़ोगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, जितना हम बताएंगे बिहार के रेफरेंस में केवल उतना याद रखना है, ठीक है। क्लियर सभी को, वेरी गुड। देखो सल्तनत काल के दौरान बिहार के बारे में अगर कहा जाए तो एक बात याद रखना, सल्तनत काल का जो सबसे पहला वंश हमने बताया उसका नाम क्या है, गुलाम वंश, उसका नाम क्या है, गुलाम वंश। तो अगर गुलाम वंश के बारे में अगर कहा जाए तो इस बात को याद रखना है कि इसमें एक शासक है, उसका नाम है इल्तुतमिश, इल्तुतमिश, इल्तुतमिश जो है, इल्तुतमिश, ठीक है, दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान है, दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान है, पहला सुल्तान जिसने, ठीक है, बिहार को, ठीक है, बिहार को दिल्ली सल्तनत में मिलाया है, दिल्ली सल्तनत में मिलाया। बात को समझना यहाँ से, बिहार जो है अब प्रशासन का केंद्र नहीं रहा मध्यकाल में, तो इसमें क्या होगा, दिल्ली में जो राजा बनेगा, ध्यान से सुनना जो बोल रहे हैं हम, दिल्ली में जो राजा बनेगा वही बिहार को मिलाएगा। और अगर अगर शासक मजबूत रहा, अगर शासक मजबूत रहा तो वैसी स्थिति में बिहार पर आक्रमण करेगा, उसको दिल्ली में शामिल करेगा। बताओ दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन है जो कि बिहार को शामिल किया है, दिल्ली सल्तनत में पहला शासक दिल्ली सल्तनत का कौन है, इल्तुतमिश है। कौन है, इल्तुतमिश है, जिसने बिहार को दिल्ली सल्तनत में शामिल किया। अब जो मान के चलो जो राजा बनेगा दिल्ली में, यहाँ वो बिहार में खुद जाकर के रहने नहीं जाएगा, उसके लिए नियुक्त करेगा वहां पर सूबेदार। क्या नियुक्त करेगा, सूबेदार। सूबेदार समझते हो तुम लोग, देखो पूरा अगर मध्यकाल पढ़ोगे तो 2 नाम बार बार मिलेगा, एक मिलेगा आपको सूबेदार और एक मिलेगा आपको जागीरदार, ठीक है जी, एक मिलेगा सूबेदार और एक क्या मिलेगा, जागीरदार। सूबेदार का मतलब होता है उस पूरे प्रांत का कानूनी प्रमुख व्यक्ति, जिस सूबे के बारे में कई बार पेपर में देखते हो तुम लोग ऐसा लिखा रहता है सूबे में सर्वाधिक ठंड, तो सूबा के बारे में बता रहे पूरा क्षेत्र के बारे में। इस समय समझना कि सूबा मतलब पूरा प्रांत के जैसा,
है ना, जिला से थोड़ा बड़ा प्रांत के जैसा पूरा एक प्रादेशिक क्षेत्र जो है आपका कहा जाएगा। तो इसमें अगर देख लिया जाए तो सूबेदार का मतलब क्या होता है, उस पूरे प्रांत का या सूबे का कानूनी प्रमुख, सूबे का कानूनी प्रमुख व्यक्ति इसका मतलब होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, सूबे का कानूनी प्रमुख व्यक्ति होता है, कानूनी प्रमुख व्यक्ति होता है। दूसरा जागीरदार मिलेगा आपको बार बार, कई बार देखते हो रोड पर दो लोग एक साथ जा रहे इकट्ठे लड़ गए, मोटरसाइकिल वाला ऑटो वाला को मार के धक्का, दोनों में धक्का लग गया, तो कई बार देखते हो ऐसे बोलते हैं दूसरे को तुम्हारा बाप का जागीर है क्या। बात समझ में आ रहा है, रोड पे क्या बोलते हैं, मान लो रोड पे तुम कहीं पर कुछ ऐसा बदमाशी करना शुरू कर दो तो अगला बोलेगा तुमको तुम्हारे बाप का जागीर है क्या, ऐसा सुने हो ना तुम लोग। तो ये पता है क्या होता है जागीर, जागीर मतलब होता है ऐसा एक मालिकाना हक। जागीरदार, जागीरदार का मतलब किसी जमीन पर भूभाग पर मालिकाना हक होना। तो इसमें जागीरदार का काम क्या होता था, जागीरदार का काम होता था कि भू राजस्व को जमा करके, ठीक है, भू राजस्व को जमा करके राजा को सौंप देना, भू राजस्व को, जमीन के ऊपर लगने वाला टैक्स को जमा करके और किसको सौंप देना, राजा को सौंप देना। इसको क्या कहते थे, इसी को जागीरदार, भू राजस्व, भू राजस्व को जमा करने वाला या जमीन पर मालिकाना हक, जमीन पर मालिकाना हक होना, यही जो है आपका जागीरदार। एक बच्चा लिख रहा है जमींदार, मेरे प्यारे लल्ले जमींदार की चर्चा हम करेंगे मॉडर्न टाइम पे, ठीक है, मेडावल टाइम पर नहीं। मेडावल टाइम जो होगा, जो भी बता रहे राजा, राजा कभी भी जमींदार नहीं जागीरदार बनाएगा। जब अंग्रेज आएगा, अंग्रेजों का शासनकाल चलेगा, तब जमींदार आएगा मेरे प्यारे लल्ले, ठीक है। क्लियर नहीं क्लियर है, तो सूबेदार और जागीरदार आप लोग समझ गए होंगे। अब आगे देखिएगा, इल्तुतमिश जब बिहार को दिल्ली सल्तनत में शामिल कर दिया, इल्तुतमिश जब बिहार को दिल्ली सल्तनत में शामिल कर दिया, तो इस समय याद रखना कि बिहार में इसने एक सूबेदार नियुक्त किया है। ये तो समझा रहे थे तुम लोगों को हम, सूबेदार क्या होता है। तो एक सूबेदार नियुक्त किया है और सूबेदार का नाम है मलिक जानी। क्या नाम है, मलिक जानी। तो बिहार में नियुक्त होने वाला भी सबसे पहला, ठीक है, सूबेदार अगर कहा जाए तो इसका नाम है मलिक जानी। इल्तुतमिश ने बिहार में, कहाँ बोला हमने, बिहार में मलिक जानी को नियुक्त किया, मलिक जानी को नियुक्त किया सूबेदार। बिहार में नियुक्त होने वाला सबसे पहला सूबेदार भी था, ठीक है। बिहार में नियुक्त होने वाला सबसे पहला सूबेदार कौन था, मलिक। सर कैप बेकार लगता है आप पर, मेरे प्यारे लल्ले बाल नहीं है वो और बेकार लगेगा, इसलिए कम बेकार जिसमें लगे वही चीज का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। बाकी कैप तो हमको भी पसंद नहीं है, कभी हम खुद नहीं पहनना चाहते थे और ना पहनना चाहते हैं, समझ में आ रहा है। लेकिन कई बार, जैसे कई बार छोटी मोटी समस्या, कोई बड़ी समस्या है तो छोटी समस्याएं को छुप जाते हैं अपने आप, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आगे देखना, इल्तुतमिश ने बिहार में मलिक जानी को बिहार में सूबेदार नियुक्त किया। बिहार में नियुक्त होने वाला पहला सूबेदार बताओ कौन है, बिहार में दिल्ली सल्तनत के द्वारा नियुक्त पहला सूबेदार, नियुक्त पहला सूबेदार, और इसी का नाम है मलिक जानी। मलिक किसने नियुक्त किया है, इल्तुतमिश ने, इसने किया जी, इल्तुतमिश के द्वारा, ठीक है। बहुत अच्छा, वेरी गुड। आगे देखिएगा, मेरी बात को समझिएगा। एक शासक है उसका नाम है बलबन, इसी आपका जो है अगर देखा जाए तो गुलाम वंश का शासनकाल चल रहा था, उसी में शासक है बलबन, ठीक है। तो बलबन से क्या याद रखोगे, बलबन, बलबन ने दक्षिण बिहार को जीता था, दक्षिण बिहार को जीता, विशेष करके वर्तमान का देखा जाए तो गया का क्षेत्र, और इसको दिल्ली सल्तनत में मिलाया था। मेरे प्यारे लल्ले, जिसको समझ में नहीं आ रहा है, आप एक बार ना हिस्ट्री को पढ़ लेंगे, मेडावल इंडिया को, तो ये सारे शासक अपने आप आपको क्रम से याद हो जाएगा। देखो, मध्यकाल में जब दिल्ली में मजबूत शासक बैठा रहेगा तो बिहार पर आक्रमण करेगा, इसको बिहार को दिल्ली में शामिल करेगा। जब दिल्ली का शासक कमजोर हो जाएगा, वो क्या होगा, बिहार स्वतंत्र हो जाएगा। कई बार क्या होगा, बिहार की तरफ बंगाल है तो बंगाल के कुछ शासक रहेंगे, वो बंगाल के शासक जो है इसमें शामिल हो जाएंगे। क्लियर सभी को, समझ में आया सभी को। तो गया का क्षेत्र जीता था तो ये बलबन ने। तो जब भी मजबूत शासक रहेगा दिल्ली में तो बिहार को शामिल कर लेगा दिल्ली सल्तनत में, जब कमजोर रहेगा तो बिहार स्वतंत्र हो जाएगा। कई बार बिहार को बंगाल में मिलाया जाएगा, कई बार आधा बिहार दिल्ली में, आधा बिहार बंगाल में मिला हुआ रहेगा। समझ में आ रहा है। आगे देखिए, इस बात को समझिए। बलबन ने दक्षिण बिहार को जीता और गया का क्षेत्र जो है उसमें शामिल। बलबन के शासनकाल में बंगाल में जबरदस्त विद्रोह हुआ था तुगरील खान का, तो वो बिहार का पूर्वी हिस्सा भी था और उसमें बंगाल भी था। बलबन के शासनकाल में, बलबन के शासनकाल में तुगरील खान, एक व्यक्ति का नाम है तुगरील खान, ने विद्रोह किया, विद्रोह किया। बलबन के शासनकाल में तुगरील खान ने विद्रोह किया। क्लियर सभी को, तुगरील खान, इसका नाम क्या है जी, तुगरील खान ने विद्रोह किया। आगे बढ़े हम लोग, और इसको देखना, इसमें बस इतना है, गुलाम वंश के बाद खिलजी वंश आपका आएगा। तो उस समय एक शासक आएगा अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी बिहार का अभियान चलाया था, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी ने बिहार अभियान के लिए, बिहार जीतने अभियान के लिए, ठीक है, तुम लोग को इतना समझ में नहीं आता है, ठीक है। एक व्यक्ति और इसका नाम है इस्माइल खां, इस्माइल खां को दरभंगा भेजा, दरभंगा भेजा। बताओ अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति का नाम क्या है, इस्माइल खां, ठीक है। क्लियर है सभी को। इस बात को एकदम ध्यान से सुनो सारे बच्चे। अलाउद्दीन खिलजी जो है किसको भेजा है, इस्माइल खां को भेजा। इस्माइल खां को कहाँ, दरभंगा। यहाँ का जो शासक है उस शासक का नाम है सक्र सिंह, ठीक है। इस्माइल खां के शासक में कौन लड़ेगा, सक्र सिंह, ठीक है। दोनों के बीच में युद्ध होगा। आपसे ये प्रश्न पूछा जाएगा और पहले पूछा हुआ भी प्रश्न है, ठीक है। दरभंगा का शासक कौन है जी, दरभंगा का शासक जो है, दरभंगा का शासक सक्र सिंह और इस्माइल खां, दोनों के बीच में लड़ाई हुआ है, युद्ध हुआ है। इस युद्ध में एक में सक्र सिंह जीता पहले, फिर दोबारा लड़ाई हुआ, ठीक है। और दोबारा लड़ाई हुआ तो उसके बाद जो है इसमें कौन जीत गया,
दूसरा दोबारा जब लड़ाई हुआ तो उसमें कौन जीत गया? उसमें जीत गया शक्कर सिंह नहीं बल्कि इस्माइल खान जीत गया। दोनों के बीच में जबरदस्त संधि हुआ है। तो अब जो है यहाँ पर दरभंगा का राजा जो है वो अलाउद्दीन खिलजी का झंडा का प्रयोग करेगा और यही झंडा का प्रयोग करके ही यहाँ पर शासन व्यवस्था को चलाएगा। क्लियर सभी को? जल्दी बताएं मुझे, इतना देखेंगे एक बार आप इसको बोर्ड को अच्छे से। ठीक है, एक लिखा है, क्या लिखते हैं सर? यही कि आम का अचार कैसे लगाया जाता है, यही लिखते हैं। जब अपनी जुबान से हम बोल रहे हैं, ठीक है, फिर उसके बाद आप उसी बात को यहाँ लिख रहे हैं, उसके बाद आधा नींद में जो जैसे घूमते रहते हैं आप, ऐसे है ना कि नींद चल रहा है आपका, फिर पढ़ भी ले रहे हैं, तो कैसे काम चलेगा जी? दोनों के बीच में हुआ, क्लियर है सभी को? और जब इस बीच में ये घटना देखने को मिला, चलो आगे देखते हैं, आगे बढ़ना। दोनों के बीच में फिर आगे जाकर संधि हो गया, दोनों के मध्य में संधि हो गया। ठीक है, आगे देखना। तुगलक वंश का जब शासनकाल आता है तब की बात करेंगे हम। तुगलक वंश की शासनकाल के बारे में हम बात करेंगे। तुगलक वंश के बारे में कहा जाए तो तुगलक वंश के शासनकाल में सबसे पहला शासक है गयासुद्दीन तुगलक। और गयासुद्दीन तुगलक भी बिहार जीतने आया था। गयासुद्दीन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक ने 1324 ईस्वी में आक्रमण किया कर्नाट वंश पर। पहले बताया तुम लोगों को हमें सब, कर्नाट वंश पर आक्रमण किया। इसका मतलब सर देखो, जो बिहार को तुम अभी देखते हो ना, कि बिहार का जो उत्तरी भाग है, यहाँ पर कर्नाट वंश का शासनकाल था। किसका था? यहाँ पर कर्नाट वंश का शासनकाल चल रहा था। बिहार का उत्तर मिथिला विदेह का क्षेत्र और नेपाल का क्षेत्र। और यहीं का एक शासक है जिसका नाम है हरि सिंह। क्या नाम है? हरि सिंह। तो जब 1324 ईस्वी में गयासुद्दीन तुगलक आक्रमण किया तो हरि सिंह के खिलाफ ये युद्ध हुआ और इसमें हरि सिंह का हार हो गया। ठीक है, जब हरि सिंह का हार हो गया तो इसमें हरि सिंह जो है वो छोड़ करके और वापस चला गया नेपाल। तो 1324 ईस्वी में कर्नाट वंश पर आक्रमण गयासुद्दीन तुगलक का, और इसी में हमने बताया हरि सिंह का हार हो गया। किसका हार हो गया? ठीक है, हरि सिंह का हार हुआ और नेपाल चला गया, नेपाल चला गया। सर ये बिहार आ आकर हम लोगों को मुश्किल कर दिया है, तुम्हारी रीति का कहना है। अच्छा ये सभी बिहार आके मुश्किल कर दिया, ओफो। ठीक है, तो देखना गयासुद्दीन तुगलक एक शासक है, उसका नाम है मोहम्मद बिन तुगलक। तो मोहम्मद बिन तुगलक जो है बिहार का राजधानी बिहार शरीफ को बनाया है। मोहम्मद बिन तुगलक, तुगलक ने बिहार का राजधानी क्या बनाया? बिहार का राजधानी बिहार शरीफ बनाया, बिहार शरीफ बनाया। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, तुगलक वंश के शासनकाल में बिहार का राजधानी कहाँ है? आपसे पूछा जाएगा, तुगलक वंश के शासनकाल में बिहार का राजधानी कहाँ है जी? कमेंट करो सभी लोग। तुगलक वंश के शासनकाल में बिहार का राजधानी कहाँ है? कमेंट करिए। सर ये गयासुद्दीन का बेटा है क्या? बिल्कुल बच्चा, गयासुद्दीन तुगलक का बेटा है जिसका नाम है मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक, इसने बिहार का राजधानी बनाया है बिहार शरीफ को, बिहार। ठीक, समझ में आया सभी को? बिहार शरीफ, ये हुई ना बात। आप लोगों ने दे दिया जवाब और बोगम्बो खुश हुआ। ठीक है, आप लोगों ने दे दिया जवाब। ठीक है, बिहार का राजधानी बिहार शरीफ था कब? तो तुगलक वंश के शासनकाल में। ठीक है, अब याद रखना, मोहम्मद बिन तुगलक ने जो कारनामा किया है, मोहम्मद बिन तुगलक, MBT, मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक ने दरभंगा का नाम, दरभंगा का नाम तुगलकपुर, तुगलकपुर। ठीक है, दरभंगा का नाम क्या रखा? तुगलकपुर। तथा तिरहुत का नाम समझते हो? तिरहुत समझते हो क्या है? जो बिहार का उत्तरी और पश्चिमी भाग है तिरहुत है, तो ये तिरहुत का नाम बदल करके और तुगलकाबाद कर दिया, तुगलकाबाद कर दिया। ठीक है, तुगलकाबाद कर दिया कि जी। तुगलक काल के शासनकाल में दरभंगा का नाम तुगलकपुर किसने किया है? मोहम्मद बिन तुगलक ने। तिरहुत का नाम तुगलकाबाद कर दिया और इसी ने बिहार की राजधानी को कहाँ बनाया है? बिहार शरीफ बनाया है। बिहार की राजधानी से राजधानी को बिहार शरीफ बनाया। हम बिहार के बारे में बताएंगे ना केवल बच्चा, दिल्ली से दौलताबाद बिल्कुल बनाया है। हम केवल बिहार के बारे में बताएंगे, बातें आपको